अरे तू ये लोगन सन बाबू साहब हो का हो, हाँ तू लोग इंतजार हाँ करी हम। एक कर और लीजिए। तू लोग अभी अपना पेज नंबर नींद ऊंद बताइए। हराम करके। पेज नंबर यहाँ कहाँ दिया हुआ इसमें कुछ। सब रहता है, देखें। या तो आवाज टकरा रहा B 389 है। चलो तू जितना देर में खोजबू उतना देर में हम। है। हो गया हो गया। मिलेगा तब ना। 389। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू-संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू-राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। इसे इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल पर लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार के एक नए वर्ग को भू-स्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति को भद्र नवाब कहते थे। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड थे। मेरा आवाज इको हो रहा है ना? ना ना ठीक है। मेरा आवाज मुझे सुनाई दे रहा है। तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के अक्षय भाई म्यूट करो एक बार बारह अपना। महल इको हो रहा है आपका आवाज। आप म्यूट करिए अक्षय से। तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। तत्पश्चात यह मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू की गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इस व्यवस्था में कृषक भूस्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफी ऊंची थी। महलवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल के साथ स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज की सम्मिलित भूमि सामलात तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम एवं मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत
कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिकों और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक था तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर आधारित नहीं थी। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। धन के बहिर्गमन या अफवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन, संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में स्थानांतरण था, जिसके अंतर्गत बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अफवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मेरा आवाज मुझे सुनाई दे रहा है। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गम सिद्धांत पर बल दिया। रमेश चंद्र दत्त, उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया कि सफल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी अंग्रेजी राज्य के शोषण नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज्य को दिन प्रतिदिन लूटने लगा है, जिसके अंतर्गत भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 मतलब दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत में दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अब क्वेश्चन है, कराइए। पढ़ा क्वेश्चन आप कराइए। ये क्या है? भारत में उपनिवेशी शासन में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का
महत्वपूर्ण अंक थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? होम चार्जेज लंदन में इंडियन ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में ली जाने वाली निधि थी। ये होम चार्जेज आखिर होता क्या था? या फिर भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने हेतु प्रयोग में ली जाने वाली निधि, या फिर भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने और प्रयोग में ली जाने वाले क्या थे निधि? क्या आंसर होगा? निधि। अभी यहाँ पर था ना, बाहर से जो हाँ, युद्ध करने के लिए बाहर जाते थे। भारत के बाहर हुए युद्धों में लड़ने के कारण निधि गिरी शुल्कों पर था। निधि मतलब गिरी क्या होता है? होम गिरी। शुल्क पर भारित नहीं था, इसमें क्या बोला? नहीं था। इसका आंसर क्या होगा आपका? तो केवल एक दूसरे बोला था, कौन सी थी? तो ये तो नहीं था ना, ये था। ये तो अभी नहीं था लिखा हुआ, तो ये तो होगा ही नहीं। बाकी आपका लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग की जाने वाली निधि, या भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों को वेतन पेंशन देने वाली ली जाने वाली भूमि, ये दोनों क्या था? होम चार्जेज। बल्कि भारत के बाहर जाने वाले को उसके लिए कोई निधि नहीं था। ये ध्यान दीजिए। इसमें क्या होगा? केवल एक दो आंसर, मतलब बी ऑप्शन हो। इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। क्या था इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग? किसके लिए किया जाता था? ये आया तो बोला होगा ना, भारत भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। रियासतों। इंपीरियल प्रेफरेंस क्या था? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव, वैश्विक पूंजी पूंजी की कमी, या प्राकृतिक संसाधनों की कमी, या धनिक वर्ग भू संबंधी निवेश करने का तरीका जाना। क्या था? कि भारी ब्रिटिश उद्योग का शासन के दौरान अभाव, भारत में धनिक वर्ग जितने भी थे ना, धनिक वर्ग वो को निवेश नहीं करना चाहते थे। ठीक है, यही था। इसी कारण से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, क्योंकि सब अंग्रेज उसको पूंजीपतियों को इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कर्नवालिस। कर्नवालिस। ठीक है, कब के? 1793 में। इसी को इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी, पेशवेदारी सभी कहते हैं। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त को। इसमें क्या करता था? इसका क्षेत्रफल कितना था? लगभग 19% हिस्सा शामिल था। ठीक है, जिसमें से एक 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपनी सेवा खुद रखते थे। किसने प्रशासन का अस्थायी बंदोबस्त? वही बात है, किसने किया था? कर्नवालिस। लॉर्ड 1793। कर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त किसने किया था? किससे किया था अस्थायी बंदोबस्त? जमींदार, मजदूर, जमींदारों। किसानों के पास जमींदारों। क्या था? जमींदारों के। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? वही बात है, जमींदारों के साथ। किस आंदोलन भारत में अस्थायी? वही बात है, क्या था? लॉर्ड कर्नवालिस। कर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त लागू कब किया था? 93। 1717 में लॉर्ड कर्नवालिस भू व्यवस्था प्रणाली के बाद कानूनी विवादों को परिवर्तित बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में को समानता से कार्य पर जोर दिया गया। रैयत की तुलना में जमींदार किसी अधिक अधिक सशक्त बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में जमींदारों का आपत्ति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कुशल बनाना। तो प्रयुक्त ये विशेष तो तीनों होगा ना, क्योंकि न्यायिक पद्धति को अधिक कुशल बनाना किया अभी तक कर्नवालिस ने। जमींदारों का अधिपति बनाया था अस्थायी बंदोबस्त, और रैयत की तुलना जमींदार किसी को अधिक सशक्त बनाया ही था। तो मतलब सही होगा। चिरस्थायी बंदोबस्त जमींदार को अपेक्षा कई गई थी, खतियार को पट्टा जारी रखकर अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। उसके बाद फिर क्या था? ये ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। खतियार दिलचस्पी पट्टा करने में नहीं थे। क्या था? जो उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रित नहीं था। इसी कारण से बन- जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कोई खतियारी को पट्टा जारी रखे। कोई कंट्रोल ही नहीं था उस पर। भारत में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? ये भू राजस्व का राजस्व सॉरी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय का, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। राजस्व निर्णय करना। 22 मार्च 1793 को लगा था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार अधिकार और बंगाल के अधिनियम कब लागू किया था? 1885। 1885। बंगाल बिहार में भूमि पर किराए के अधिकार और बंगाल के अधिनियम 1885 में। हाँ, रजत वाली बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने संबंध में था। कौन कौन था? कर्नावालिस तो था है ना? नहीं, ये कर्नावालिस नहीं था। राजेंद्र और मुंडो थॉमस रे। मुनरो।
रैयतवाड़ी का बोल रहा था, अस्थाई का नहीं। रैयतवाड़ी का रीड और टॉमस मुलर दो और तीन होगा, ठीक है। तो अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयत लागू किया था। टॉमस मुलर ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में किया था। 1820 में मद्रास गवर्नर बनने के बाद इसने मद्रास में लागू कर दिया था। तो ये कितना, और 51% पर रखा था। इस व्यवस्था में क्या होता था, रैयतों की भूमि का मालिकाना हक दे दिया था, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सीधा या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व अस्थायी तथा रैयतवाड़ी प्रणाली के अनुसार शुरू हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था शुरू? ये अथी मद्रास और बंगाल, नहीं नहीं, बंगाल और मद्रास में हुआ था ना बंगाल। पहले। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, रैयतवाड़ी मद्रास में। सर थॉमस मुंबई बंदर किसे थे? थॉमस मतलब रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी से। इधर में 51% लगता था, अस्थायी में कितना था? 19%। अच्छा, ऊपर वाला जब देखिए तो दोनों ए और सी तो एक ही ऑप्शन है ना, ये थोड़ा आगे, इसको आगे इस पीछे क्या है मतलब। अच्छा, अस्थाई अरे बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त पहले आया तो बंगाल में हुआ था, रैयतवाड़ी मद्रास में हुआ था। रैयतवाड़ी मद्रास। रैयतवाड़ी बंदोबस्त संग्रह प्रचलित था, कहाँ था? तो पश्चिमी पश्चिमी भारत में भारत, भी था और दक्षिणी भारत में दक्षिणी भारत। भी था। उत्तरी भारत, पूर्वी भारत में नहीं तथा पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में था। मद्रास वाला दक्षिण भारत में आ जाता है, उत्तर प्रदेश प्रांत वापस। मद्रास का रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन संबंधित रहा था? पता ही होगा, एक्टर मुनरो। मुंबई। प्रारंभ की गई थी किसने? टॉमस मुनरो ने। अंग्रेजों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? रैयतवाड़ी रैयत में मद्रास और बम्बई। दोनों होगा, दोनों होगा, मद्रास और बम्बई दोनों होगा, ठीक है। बम्बई करके। इस वजह से सर प्रारंभ कहाँ किया गया था? सबसे पहले स्टार्ट कहाँ किया गया था? तो मद्रास के 12 महल में, ठीक है। रैयतवाड़ी के बंदोबस्त के संदर्भ में विचार करें। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को देता था। रैयतवाड़ी में किसान द्वारा दूसरी से सरकार रैयत को पट्टे देते थे। कर लगाने से के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण मूल्यांकन किया जाता था। ये क्या था? सब करता था। कर लगाने से पहले जमीन नापा जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देते थे। किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को देता था। एक दो तीन सबसे वह प्रतिशत है, किसान स्वयं भूमि का मालिक हो। सरकार को वह के भुगतान के जिम्मेदार माना पड़ता है। कौन सा था? रैयतवाड़ी में रैयतवाड़ी। किसान खुद का मालिक हो। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भूराजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। क्या ऐसा था क्या? अलग अलग था। सही। इसके इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गया। जो नीचे कौन अलग अलग वर्ग बना था, हमको जहां तक लग दोनों रहा सही। है ए और आर दोनों सही है, और आर की सही व्याख्या भी करता है। अभी कर। देखिए यहाँ पर था, यहाँ का बात करेंगे। रैयतवाड़ी का कितना परसेंट? 51% था। महलवाड़ी का 30%। और इसका कौन था? 19% किसका था? रैयतवाड़ी। अस्थाई अथी बंदोबस्त। अस्थाई का अस्थाई बंदोबस्त का 19%, रैयतवाड़ी का 51%, महलवाड़ी का 30%। 30%। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1900 में। कब हुआ था पंजाब भूमि? 1900 में। असम सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 39। 1839 में। 1839 में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में की थी। और द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी जो वर्तमान में भी कार्यरत है। 1840। ये क्या चीज है? जजमान कौन से समय पूछो? जजमानी क्या होगा? जजमानी उत्तर भारत में है, 12 बलूट महाराष्ट्र में, मिरासी तमिलनाडु में, अडाडे कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक। इसे मिलान के लिए होगा। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? सैन्य बल पर। 40। तो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% खर्च होता था। ड्रेन वेल थ्योरी क्या था? दादा। ड्रेन वेल तो अब क्या बोल रहा है कि ड्रेन वेल ऑफ थ्योरी सही परिभाषित क्या होगा इसमें? हमको तो जी और क्या बी नंबर। इसमें किया गया है, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत में कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था, ठीक है।
उसी को बोलते हैं डेनवेलप थ्योरी। भारत की राष्ट्रीय संपदा का भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात किया जाता है, जिसके तहत भारत को कोई वार्षिक प्रतिफल नहीं मिलते थे। डेनवेलप थ्योरी। इसका बुक का नाम क्या है? इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। निष्कासन सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? वही बात जैन में। निष्कासन में आर्थिक दोहन सिद्धांत, वही बात है दादा भाई। ब्रिटिश काल से मतलब भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन के निष्कासन का स्वरूप अप्रतिफल निर्णायक था। तो क्या होगा इसमें? ए और आर? दोनों दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है तथा ए और ए के सही स्थान करता है। ये बताइए दादा भाई नौरोजी, जीव सुब्रमण्यम मौर्य। अब आर्थिक आलोचक कौन कौन थे? इन दोनों का तो पता ही होगा, एक तीन का तो पता ही था, तो दूसरा भी हमको होगा ही कुछ जिसमें दोनों। दादा भाई नौरोजी थे, महादेव सिंह रोनाडे भी थे, आईसीएस अधिकारी रामेश चंद्र दत्त थे। इन्होंने भारतीय का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों को थे जीवी जोशी सुब्रमण्यम, द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर, वो भी थे। कौन थे? कंजर्वेटिव पार्टी। लिबरल से थे ना, उदारवादी से थे। 1892 में 1892 में चुने थे फिंसबरी से। अच्छा। तो खोखला इकोनॉमिक ड्रेन किसने लिखा था? इकोनॉमिक ड्रेन दादा भाई दादा भाई नौरोजी। कौन सा? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुआ था अनुद्योगीकरण का। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्य को समाप्त करके सीरिया को दोनों यार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को ही समाप्त करके क्या होगा? एक और दो दोनों। इस प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्ति इस प्रक्रिया को तेज लाई। दोनों ठीक है। यहाँ देखें, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी कि क्या क्या थी? इस बात को अभिव्यक्त किया ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ये तो आर्थिक गलत तुरंत से मतलब ही नहीं था, बोलता ये युग जहाँ तक उन्हें सभी बुराइयों को निराकर तो सकता सर्वोपरि माना था। ये भी नहीं, बुराई तो ऐसा मतलब बस क्या किया था उसने? ये बोला था कि उन्होंने उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया ब्रिटेन जो भारत को खोखला कर रहा था, आर्थिक शोषण कर रहा है, इसी कारण से। इसने यह विचार किया था भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। कार्ल मार्क्स। इसने किया था शिक्षा का सर ऑर्थर कॉटन, औरंग, बेनियान, मिरासीदर, सब क्या होता था? देखिए ओरांग जो है फारसी का शब्द, जिसका अर्थ होता है गोदाम। ओरंग का यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडार किया जाता था। ज्यादातर जो कि ओरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशाला वर्कशॉप के लिए भी किया गया जाता है। बेनियान जब बनिया बोलते थे, वे पारंपरिक वणिक समुदाय के व्यापारी, जो बनिया आज भी है, जो बेचता उचता है। किराना दुकान जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। मिरासी अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी। मिरासी मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। रैयत वाली प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासी दर को राज्य का इकलौता नामित राजस्व दाता माना जाता। ठीक है, तो इसमें अब बताइए क्या क्या चीज इसमें। ओरांग क्या है? ओरांग क्या था? गोदाम था ना, गोदाम था। बेनियान क्या था? ये एक एजेंट था, बनिया था। मिरासीदार क्या था? मिरासीदार ये राज का नामित राजस्व दाता था। ठीक है, तो दो तीन तो सही है। ओरांग राजकोषीय प्रभारी था, क्या गलत है? दो तीन तो सही है आपका, आपको लगे विचार कीजिए। दो तीन तो यहाँ पर आपका सही है। और पूछे तो क्या होगा आंसर? दो और तीन। ओरांग का मतलब गोदाम होता था, और बनिया का मतलब होता था जो एजेंट होता था वो होता था, जबकि मिरासी अरबी से इसका मतलब उत्तराधिकारी होता था। हाँ, आर्थिक तौर पर भारत में अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? क्या किस ले आया तो 19वीं शताब्दी में आर्थिक पे? तो इसमें भारतीय कृषि के जितने भी रैयत वाले सब थे ना, उसको कृषि का वाणिज्यिकरण किया था इस कारण से।
कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वज में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। आज के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुई थी। देश के अनेक भागों में रेलगाड़ी बिछाई गई थी। या ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। क्या इसका सही है? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति को 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़ा? भारत में क्या हुआ था? दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। चलिए बढ़िए। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल्स के प्रयोग का निर्णय लिया। पता है, मेरा आवाज मुझे सुनाई दे रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है। कोई से रीजन नहीं है। अभी भी आ रहा है। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल्स के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका परीक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना ने यह अफवाह फैला दी कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चय प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। आगे 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिनसे तंग आकर अंतः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा महत्वपूर्ण कारण बताया, परंतु आधुनिक भारत इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूसों ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूसों और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी जिसने उस समस्त विस्फोट पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे आग लगा दी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी, अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवा कर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने
1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मरणोपरांत झांसी के महाराजा गंगाधरराव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष की थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधरराव के साथ हुआ। उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधरराव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधरराव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल हुरोज लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। मतलब रानी की मृत्यु पर हुरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोती हुई औरत अकेली मर्द है। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अल्पसंख्यक बेटे विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अतः अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब धोंधुपंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब की सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे को बहुत सहायता मिली। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। उन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में कार्य किया। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में येओला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मणिराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मणिराम को फांसी दे दी गई। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 की क्रांति को अपना नेतृत्व प्रदान किया। वे अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में आरकाट के रहने वाले थे, पर वहां फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेज ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है।
इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपया इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलारजंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब पटियाला, नाभा और बिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदार विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफानों के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासागर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1856 से 62। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश शासन के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसरॉय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन में इंडियन म्यूनिटी के नाम से अभिन्नत किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्कंट पामट ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे। 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामेस्टन थे। इनका कार्यकाल 1855 से 1858 था तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेता में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। इनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। इसमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़-भाड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था।
14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन विल्सन घायल हुआ। 23 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन यानी कि SN सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 1957 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा R.C. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति में अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द सिपाही यूनिटी एंड द रिविलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्रता के रूप में वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए जुलाई 1857 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया गया, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात था, 1 और 2 के अनुपात में था, जबकि मद्रास एवं बम्बई में यह अनुपात 1 और 3 का अनुपात रखा गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा सिख पंजाब के उत्तर प्रांत से लिया था।
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल हुआ था? दिसंबर दिसंबर 1855। 1856 दिसंबर में, ठीक है। 1857। पुनः लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस था, उसके स्थान पर नवीन एयरफील्ड राइफल आया था। दिसंबर। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक मुख्य कारण क्या था? आपको पता ही होगा, क्या होगा? अंग्रेज अंग्रेजों का का धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो एक पता होगा, बैरक बैरकपुर में। बैरकपुर। मंगल पांडे कहाँ से विप्लव थे? पता ही होगा, बैरकपुर से। बैरकपुर। मंगल पांडे सिपाही नेता थे, कहाँ किसके थे? 34 34वीं थे। इन्फेंट्री। 34th ना। इसमें कोई नहीं। 34, ठीक है। 34वीं इन्फेंट्री, यहाँ 34वीं। कंपनी। 1857 में शाह ए आलम बहादुर, साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसने जीता? वक्त खा। ये दिल्ली से कर रहे थे। वक्त कहाँ, किसने? साहब ए आलम, हाँ, दिल्ली से कर रहे थे। बहादुर शाह जफर का साथ दे रहे थे इसका सेनापति में। 1857 के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो बख्त खां को दिया था, ठीक है। याद है, बख्त खां एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर था और कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग भी लिया था। 57 का प्रमुख कारण क्या था? पता ही होगा, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नीति थी। कूटनीति। 57 में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता को, जिन्होंने लिखा उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी तक को कोई भी मित्र दृष्टि से नहीं है। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संपादक कौन थे? जिन्होंने रसेल लिखा था कि मैकलेलन। उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं है। तो क्या हम पता है, रसेल ही होंगे, WH रसेल। रसेल। 1899 के सब कहाँ हुआ था? पता ही होगा, मेरठ। कहाँ हुआ था? मेरठ। 10 मई का हुआ था, 10 मई को। 10 मई को स्टार्ट। वही बात। पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पे ये पहुंचना क्या? सबसे सैनिकों का पहले दिल्ली दिल्ली पर लाल सबसे पहले दिल्ली पहुंचा था ना। सबसे पहले दिल्ली पहुंचा था। कब पहुंचा था? 11 मई 1857 को। 57 को। ये याद रखिए। कानपुर कब पहुंचा था? 5 जून 1857 को। 5 जून 1857। लखनऊ कब पहुंचा था? 30 मई 1857 को। जून और 30। झांसी जून 57 को। कमल क्या था रखी। प्रतीक कमल रखी? पुनः अधिकृत किया था, क्या किया था? केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? जो दिल्ली पर जो आ गया था, उसी को पहले हराया था। कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनः प्राप्त किया था। 3 महीना तक इसको घेरा में रखा था कैप्टन निकोलसन। कहाँ था? वाराणसी ना। वाराणसी था। उसका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को गोर घर में हुआ था, जो वर्तमान वाराणसी है। बरेली का नेतृत्व कौन था? खान बहादुर। खान। समाधि कहाँ है? ग्वालियर। किसे था? यूरोज। फिरोज। नेतृत्व आगे बढ़ाया था लखनऊ से बेगम। अवध की बेगम। वही है, बात है। कौन था? बेगम हजरत। बाल लखनऊ से। लखनऊ से, वही बात है। कौन थे? वही बेगम बेगम हजरत। हजरत महल को, बेगम हजरत सॉरी, महल। नीचे हजरत लिखिए। महल। इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, ठीक है। इलाहाबाद। मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद। परिसरवादी संख्या कहाँ से थी सबसे ज्यादा? अवध से ना। अवध से सबसे ज्यादा, अवध से, ठीक है। 75,000 सेना था लगभग अवध से। 75,000। कमांडर इन चीफ कौन था नाना साहब का? बहुत डाटिया। पूछिएगा। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? बताया था ना, नाना 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 साहब साहेब। का। साहब के, ठीक है। सलाहकार। मित्र धोखा दिया, मान के बना दिया, कौन होगा? तात्या टोपे। क्या नाम था मित्र का? तात्या टोपे का मान सिंह मान ना। सिंह। मान सिंह।
5 अगर इसको पारो के जंगलों में कैंप में शयन करते हुए उन्होंने पकड़ शिवपुरी लाया। शरीर 18 अप्रैल 1869 को फांसी। उसका विषय निमित्त कौन था? मानसा। आदित्य रामचंद्र पांडुरंग किसका है? तात्या टोपेरा टोपे क्या टोपी? कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार के। बिहार के जगदीशपुर। शाहाबाद बिहार। 1777 शाहाबाद जिले के, ठीक है। बिहार का सिंह माना जाता है उसको, शाहाबाद। उसकी मृत्यु कब हो गई थी? 26 अप्रैल 20 अप्रैल 1858 को इसकी मृत्यु हो गई। हाँ, गोली कैसे लगा था। कई गोली मतलब लगा तो उसका एक हाथ अपना काट लिया। तो कुंवर सिंह जो खिलाफ किस वही बात है। कहाँ से बात है? आरा से, भोजपुर, बिहार। कुंवर सिंह बिहार। कुंवर सिंह कुंवर सिंह खाली चलेगा। कुंवर सिंह बिहार। बिहार कुंवर कुंवर सिंह सिंह कुंवर सिंह बिहार। बिहार। कुंवर सिंह कुंवर सिंह कुंवर बिहार। सिंह जगदीशपुर। कौन थे ये? कुंवर सिंह है। पटना के संग्राम के नेता कौन थे? तो पता ही होगा कौन थे। कुंवर राजपूत सिंह कुंवर सिंह। साला खाली नाम घुमा घुमा। बीच में दे दिया कुंवर कुंवर असम कुंवर। मणिराम राम दत्त है ना? दत्त था। असम को कौन था? जवान मणिराम दत्त। राम दत्त है। बीज नीति का केंद्र कहाँ रखा था 15 जनवरी तक 1800 बिहार में? जगदीशपुर। बिहार जगदीशपुर। जगदीशपुर में। जोधपुर से को पराजित करने वाला था। औवा ठाकुर कुशल और के ठाकुर कुशल सिंह। अक्षर नाम के अंग्रेज वो जोधपुर की सैनिक सेना को पराजित करने वाला कौन था? औवा के राजा ठाकुर कुशल सिंह। कौन सा स्थल राजस्थान में क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, जयपुर, औवा। कौन था? जयपुर। जयपुर नहीं था, ठीक है। राजस्थान में संस्थान का केंद्र नहीं था, जयपुर आपका नहीं था, बाकी सब था। संघर्ष किया। शहादत खान शहादत खान। सबसे कट्टर दुश्मन कौन था जिसके लिए 50,000 रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। लियाकत अली मोहम्मद अहमदुल्ला था ना। 50,000 रखा था। 50,000 इनाम रखा था गिरफ्तारी के लिए। उर्दू कवि ने देखा था मिर्जा मिर्जा गालिब। गालिब। काली आगरा के था। मरा कहाँ था? दिल्ली में, ठीक है। जन्मदार। 17 में आगरा में जन्म हुआ था। 1869 में भगत सिंह दिल्ली में। इसका भगत सिंह किसी संबंधित नहीं है। उधम सिंह ग्वालियर के सिंधिया सिंधिया ने। ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। और कैनी ने क्या कहा था? यदि सिंधिया भी सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा, ठीक है। आज में शिक्षित मध्य वर्ग थे। विद्रोह किया था, विरोध किया, समर्थन किया, तटस्थ बनाए रखे, विरोध किया था तो कुछ न किया था, तटस्थ बनाए रखी थी। शिक्षित वर्ग नहीं शामिल हुए थे, कोई ये रुचि क्या नहीं था, पूछा दिया था। अरे 1857 में बोला था शिक्षित मध्य वर्ग क्या किया था? विद्रोह किया था तो नहीं किया था, समर्थन भी नहीं किया था, तो बीच में रहा था। ना सपोर्ट किया था ना ये किया था, इसीलिए तटस्थ बनाए रखी थी। 57 में क्या था? शिक्षित वर्ग कोई रुचि नहीं ली। इस महासमर में सत्ता प्रमुख में से एक इसका भी नाम आता है। कौन भाग नहीं लिया था? जमींदार साहूकार तो नहीं लिया था, और जमींदार कौन था? सॉरी, साहूकार तो लिया। साहू कौन भाग नहीं लिया था बोला ना। एक साहूकार होगा, दूसरा कौन होगा? जमींदार। ये दोनों नहीं लिए थे, बाकी ये दोनों लिए थे। तो 2 और 4 हो गए, ये दोनों नहीं लिए थे। प्रभावित नहीं था। कौन प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। कौन सा भाग प्रभावित था? दानापुर, छाई,
पटना था ये, आरा था ये, मुगरबा हमको एक लगता है कि प्रभावित था। केवल 5। मुंगेर को कोई मतलब नहीं। बीपीएससी 96 में पूछा। वक्त का कहाँ से था? दिल्ली से। वक्त दिल्ली से। मौलवी अब्दुल्ला कहाँ से था? कुंवर सिंह आरा से था। नाना साहेब कहाँ से था? कानपुर से। मौलवी कानपुर से। अब्दुल्ला अब्दुल्ला अवध से। अवध। एक अचार। एक का 4 और फिर 4 1 3 2। 3 नंबर ठीक है। 2 झांसी कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ बेगम हजरत महल। कानपुर कानपुर अजीमुल्ला। अजीमुल्ला और फैजाबाद मौलवी अहमद खां। तो खान 4 3 3 1 2। 1 2 4 3 2 1 है ना। 4 3 कानपुर का अजीमुल्ला था और फैजाबाद का, हाँ सही तो 4 3 2 1। कानपुर फतेहपुर में कौन था? अजीमुल्ला था, जबकि फैजाबाद में मौलवी अहमद खां था। सक्रिय भाग लिया था। एक से अधिक होगा हमको लगता है, सब तो ले आए थे। हाँ सब। सभी ने नाना साहब कानपुर। कानपुर। अहमदुल्ला अहमद मनीराम तो असम सही है। तो असम से था। 1 2। बताइए हाल में दिल्ली हुआ क्या? दू है लास्ट में 4 है। दू है लास्ट में 4 है, ये होगा। तो दू वही तो 2 1 31। और में उम्मीद अली का दिल्ली। हमीदुल्ला लखनऊ में और हामिद अली दिल्ली में। यारो हाँ साहब कानपुर, हामिद अली खान दिल्ली, महमूद उल्ला लखनऊ, जिसको मोमी अहमदुल्ला भी बोलते हैं, मनीराम नाम दीवान। इसमें भी तो कैनिंग लिया लॉर्ड कैनिंग। बैरक कैनिंग ही बनाया था। लॉर्ड कैनिंग। पामस्टाउन नहीं जुड़ा है। सब था ये ना। सब था। सेंट लंगर भी था, कर्नल गिब्स वाला ये सभी था। असफल नहीं किया था, इसमें कोई भी संगठन था ही ना, ऑर्गेनाइजेशन तो किसी कर ही नहीं रहा था। मुख्य कारण प्रमुख असफल क्यों हुआ? क्यों हुआ था यहाँ पर? क्योंकि इसमें सिपाहियों को देश की एकता की कमी थी, ये भी सही था। प्राय भारतीय राजाओं को ब्रिटिश सरकार का साथ दिया बहुत। हाँ, ग्वालियर के सिंधिया नहीं था तो सपोर्ट। ब्रिटिश सिपाही के अच्छे से जीत सकते थे, ये भी सही। तुम तो उपयोग अंग्रेजी राजपूत राज्यों में विद्रोह दबाने का सफल रहे, क्योंकि अंग्रेज राजपूत राज्यों में भी दबाने का काम, क्योंकि स्थानीय शासकों क्रांतिकारी का साथ नहीं दिया। शिक्षित मर्द अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, ये भी नहीं हुआ। छावनियों में सैनिक राजपूत ने बाहर क्रांतिकारी नतीजे नहीं स्वीकार, ये भी नहीं था। समाचार पत्र क्रांति से उद्देश्य के सिर नहीं, ये नहीं था। आंसर क्या होगा इसका? ये स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। लखनऊ में अपना जीवन खोया था, कौन खोया था? लॉरेंस था ही, और कौन कौन था? निकलसन। हैवलॉक। निकलसन तो दिल्ली में था। निकलसन तो दिल्ली में था। ये जनरल नील, हैवलॉक और लॉरेंस थे। 2000 दिल्ली पर अधिकार करने में लॉ निकलसन घायल हुए थे ना, उसकी मृत्यु भी हो गई थी। लखनऊ के दौरान अंग्रेजी सर लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और नील की मृत्यु हो गई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहा, सही है। सही है। बाल से जगदीप जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। ये क्या आई और आर?
सही है। दोनों सही है, लेकिन आर ए और आर का दोनों का स्पष्टीकरण भी करता है। सही में इसको सपोर्ट ही नहीं करने तो जीत ही जाता। सुनता मुझे एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, पता है ना, जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर ने। यूरोप से की पहली लड़ाई किसने बताया था? पहली लड़ाई वीर सावरकर ने। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा किसने? वीर सावरकर ने। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। प्रथम विश्व का नाम किसने दिया था? वही बात है। भारतीय संविधान का सरकारी इतिहासकार कौन था ऐसा बताता? इसका नाम था सुरेंद्र नाथ सेन। इसका 1857 इसी का बुक है। अरे संदावन के विप्लव विप्लव के कारणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान। इसका बुक का क्या नाम था? असबाब ए बगावत हिंद। जल्दी बोल सर सैयद अहमद खान असबाब ए बगावत हिंद 1800 में प्रकाशित हुआ था। इसमें था तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रतिष्ठा नहीं। स्वतंत्रता संग्राम का कथन किसका मजूमदार था? का आखिरी नाम। आरसी मजूमदार का। प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना कि आरसी मजूमदार का था। इनकार करके तथा अठहत्तर प्रथम राज्य वही है। सेम आरसी पता है। मजूमदार। आसिम मजूमदार। क्या लिखा है? डॉक्टर आसिम मजूमदार डॉक्टर एस एन सेन जिसे 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद को पूर्ण अवस्था में। अच्छा, 19वीं शताब्दी के ईसत को मानने वाले इतिहासकार थे 19वीं शताब्दी को। तो क्या जगह? आरसी मजूमदार डॉक्टर एस एन सेन। कौन सी उदाहरण सही है? भारतीय क्रांति ने भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया था। ब्रिटिश स्वतंत्रता का संग्राम कहा था। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को नित्य प्राय बना दिया था। पुगली लिख के तो यही किया था। ठीक है, और विक्टोरिया का प्रशासन था, आज पता ही होगा कब था? 1 नवंबर 1800। 1858 को घोषणा पत्र से राज्य कैनिंग को। अब किसी कैनिंग ने पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद में प्रथम वायसराय बना था। कौन कौन सा शासन पूरा किया था 1858 में? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी। सही है। देसी राजवाड़ों, इन्होंने यही रियासतों को हड़पने का नीति कहाँ किया था? ये फूट डालो राज को तो चल ही रहा था। बाकी बात देसी राजवाड़ों की यथाकथित बनाई जाएगी, ये भी सही था। और भारतीय यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ये भी था सही। और भारत में सामाजिक और धार्मिक विश्वासों को हस्तक्षेप नहीं होगा, ये भी सही था। इसमें क्या था? ये रही रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त की थी, ऐसा क्वेश्चन था। महारानी विक्टोरिया का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्य ब्रिटिश में जाने का किसी भी विचार का परित्याग करना। उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन कहते रहे, ये भी सही है। भारत के साथ इसमें कभी व्यापार से कोई मतलब ही नहीं था। ये मतलब ये दोनों ठीक है। ये भी दोनों ब्रिटनिका प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक क्या हुआ था? बाद भारतीय फौज के नवगठन तो पीला आयोग था, पता ही होगा। कौन कौन किए थे सर? क्या चीज? पीले आयोग के गठन कौन कौन मिलकर करे किए थे? 1858 में जोनाथन पीले नाम था। रॉयल कमीशन का गठन किया था 1858 में। इसमें कहा था सेना में रेजिमेंटों को जाति समुदाय धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था। यूरोपीय सैनिक की संख्या 1857 में 4500 सी थी और 65,000 कर दिया। भारतीय सैनिकों की 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दिया। और पूछेगा बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों का अनुपात कितना था? 1 और 2, जबकि मद्रास और बम्बई में 1 और 1। मद्रास में 1 संबंधित 3। किन किन प्रांतों से चयन किया गया था? ये आपको कौन लगा? तो गोरखा, सिख और पंजाब उत्तर प्रांत से था। असम वाले क्या तो क्या था? गोरखा, सिख और पंजाबी से था। और रहने देते हैं इसको, ठीक है, रहने देते हैं।